नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। पिछले 10 सालों में इकोनॉमिक्स से जितने क्वेश्चन बीपीएससी और बिहार दरोगा में पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन बनाने से पहले इन्फ्लेशन क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। इन्फ्लेशन में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा की कीमत घट जाती है। जैसे एग्जाम्पल से 2000 में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपया देना पड़ता था। 2010 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 50 रुपया था। 2023 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपया है। यानी वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है, यानी वस्तु की सेलिंग प्राइस बढ़ रही है और करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो रहा है। जब वस्तु का सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। 100 रुपया लिए हम मार्केट गए, 2 केजी चीनी मिला। फिर नेक्स्ट मंथ गए मार्केट, 100 रुपया लेकर 1 केजी चीनी मिला। फिर नेक्स्ट मंथ हम गए मार्केट, उसके बाद चीनी हाफ केजी मिला। यानी 100 रुपया में जहाँ चीनी 2 केजी मिलता था, फिर 1 केजी मिलता था, अब 100 रुपया में चीनी हाफ केजी मिल रहा है। इसका मतलब है चीनी का प्राइस बढ़ रहा है, यानी चीनी का कीमत बढ़ रहा है। चीनी का कीमत बढ़ना यानी वस्तु का कीमत बढ़ना। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और मुद्रा की कीमत घट जाएगी उसी हम इन्फ्लेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन है, तो वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु की कीमत घट जाएगी नहीं, वस्तु की कीमत बढ़ रही थी, वहां पेट्रोल बढ़ रहा था। मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी नहीं, मुद्रा की कीमत नहीं बढ़ेगी, मुद्रा की कीमत घट जाएगी। हाँ, मुद्रा की कीमत घट जाएगी, ये आपका सी आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु की कीमत घट जाती है नहीं, वस्तु की कीमत नहीं, वस्तु की कीमत बढ़ रहा था, पेट्रोल था बढ़ रहा था, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। हाँ, वस्तु इन्फ्लेशन में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन से मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती है, महंगी हो जाती है, वस्तुएं बिल्कुल नहीं मिलती है, इनमें से कोई नहीं। अब जान रहे हैं कि इन्फ्लेशन जब होता है तो जो 50 रुपये का वस्तु है वह 60 रुपये मिलने लगता है, यानी वस्तु महंगी हो जाती है। इसलिए इसका आंसर बी होगा। मुद्रास्फीति में निम्न में से किस वर्ग को लाभ होता है? अगर इन्फ्लेशन है, अगर महंगाई हो गया तो किस व्यक्ति को लाभ होगा? उपभोक्ता को होगा, पेंशनभोगी को होगा, व्यापारी को होगा, या इनमें से किसी को नहीं होगा? हम समझते हैं। उपभोक्ता आप और आप हम उपभोक्ता हुए। जैसे सपोज किए कि 40 रुपये लीटर हम लोग दूध लिया करते थे, इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई हुआ, अब दूध को हम लोग को 50 रुपये लेना पड़ेगा। हम लोग 80 रुपये लीटर पेट्रोल भराया करते थे, अब इन्फ्लेशन हो गया, अब 1 लीटर का पेट्रोल हमको भराए 100 रुपये लगेगा, यानी उपभोक्ता को हानि होगी। पेंशनभोगी है, पेंशनभोगी को 20,000 रुपये मिल रहा है। अब हुआ क्या कि 300 रुपया के दावा पर मंथ यूज करते थे, अब इन्फ्लेशन होगा, अब इनको 400 रुपया दावा में मेडिसिन में खर्चा करना पड़ेगा। इस सब्जी में 50 रुपया खर्चा करते थे, अब इनको सब्जी में 100 रुपया खर्चा करने पड़ेगा, यानी पेंशनभोगी को भी लाभ नहीं होगा। व्यापारिक वर्ग है, यह 100 रुपये में कोई सामान खरीद कर लाता था और 120 रुपये में बेचा करता था। लेकिन जब इन्फ्लेशन होगा तो वह वस्तु को 100 रुपया की वस्तु को 120 रुपया न बेचकर 150 रुपये में बेचेगा, इसलिए व्यापारिक वर्ग को लाभ होगा। 5वां क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? रेपो रेट को बढ़ाकर ठीक है, बैंक रेट को बढ़ाकर वो भी ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाकर भी ठीक है। इसका आंसर डी होगा। अब रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है,
रिवर्स रेपो रेट क्या है थोड़ा हम जान लेते हैं। आरबीआई कमर्शियल बैंकों को दो प्रकार का लोन देती है। कमर्शियल बैंक होता है एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक होता है। तो आरबीआई दो तरह का लोन देती है। एक लोन देती है जिसको हम बैंक रेट कहते हैं और दूसरा लोन देती है जिसको हम रेपो रेट कहते हैं। बैंक रेट होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए लोन आरबीआई देती है उसे हम बैंक रेट कहते हैं, और जो शॉर्ट टाइम के लिए लोन आरबीआई देती है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। ये लोन साल भर के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है। ये लोन 1 दिन के लिए होता है, 2 दिन के लिए होता है, 10 दिन के लिए होता है, 1 महीना 1-2 महीना से के लिए होता है। अब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टाइम के लिए जो लोन देती है उसको बैंक रेट कहते हैं, और आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, कम समय के लिए लोन देती है, उसे रेपो रेट कहते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? कमर्शियल बैंक से जैसे एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, ये सारी बैंक से जब आरबीआई लोन लेती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक से जब लोन लेती है तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। विस्तृत से आप फिर से इसका डिफिनेशन देख लीजिए। रेपो रेट है, रेपो रेट हम बताए हैं वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से लोन लेती है। कैसा? शॉर्ट टर्म लोन। जो शॉर्ट टर्म लोन लेगी, कम दिनों के लिए लोन लेगी, उसको कहते हैं रेपो रेट। अब बैंक रेट कहा जाता है जो लॉन्ग टाइम के लिए लोन लेती है। अंतर है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का है। तो शॉर्ट टर्म का होता है 1 दिन के लिए होता है, 2 दिन के लिए होता है, 10 दिन के लिए होता है, 2 महीने के लिए भी होता है। लॉन्ग टर्म होता है 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है। तो इसको बैंक रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट कहते हैं कि वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से लेती है लोन। जैसे किस कमर्शियल लोन? एसबीआई से, पीएनबी से जब लोन लेती है आरबीआई तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। छठा क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन में डैश बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इंपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, दोनों बढ़ जाता है, दोनों घट जाता है। इसको समझते हैं। इंडिया है, ईरान से पेट्रोल इंपोर्ट करता है। ठीक है। इंडिया चावल जापान को एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया से जापान आम का एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। चावल जो ले रहा है वो चावल इंडिया से 30 रुपये केजी जापान ले रहा है। आम जो ले रहा है फ्रांस इंडिया से वह 50 रुपये केजी आम ले रहा है। ठीक है। ठीक है। अब इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन इंडिया में हुआ, इन्फ्लेशन में महंगाई हुआ। जो 30 रुपये चावल लेता था वो चावल हुआ 70 रुपये केजी। फ्रांस जो आम लेता था 50 रुपये केजी, वो आम हो गया 100 रुपये केजी। और फ्रांस आम नहीं लेगा, वो कहीं दूसरे से मंगाएगा। जापान चावल नहीं लेगा और दूसरे जगह से मंगाएगा। इतना महंगा क्यों लेगा? तो इस पीरियड में इन्फ्लेशन में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ गया है, तो चावल हुआ, दाल हुआ, चीनी हुआ, सारे जितनी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी महंगी हो गई है। उस महंगाई से निजात पाने के लिए हमको हर वस्तु का आयात करना पड़ेगा, यानी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम मान लीजिए आलू अमेरिका से इंपोर्ट किए, चीनी ब्राज़ील से इंपोर्ट किए, रूस से गेहूं इंपोर्ट किए, यानी इंपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कम होगा। यानी जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंपोर्ट बढ़ जाएगी
जब देश में, 7वां क्वेश्चन है, जब देश मुद्रास्फीति का सामना कर रही हो तो आरबीआई क्या करेगी? मान लीजिए इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया, तो इसके लिए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगी? एक में है जनता की सहायता के लिए अधिक एटीएम की स्थापना करेगी, नहीं। दूसरा है, बी नंबर है कि अधिक नोटों की छपाई करेगी, नहीं। सी है दरों को कम कर मुद्रा की लागत कम करेगी, नहीं। यहाँ देखे हैं दर, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये तो बढ़ाने की बात हुई है, ये भी गलत। दरों को बढ़ाकर मुद्रा की लागत को बढ़ाएगी, एकदम बिल्कुल सत्य। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन की स्थिति में किसको फायदा होता है? ऋणदाता को फायदा होता है कि ऋणी को फायदा होता है कि दोनों को फायदा होता है कि दोनों घाटा होता है? इसको भी समझते हैं। ऋणी, ए ऋणी है, बी ऋणदाता है। ऋणदाता मतलब ऋण देने वाला, पैसा देने वाला। ऋणी मतलब पैसा लेने वाला। ए ने 100 रुपया बी से कर्जा लिया और उसने 100, उस समय आलू 20 रुपये केजी था, उसने 100 रुपया का आलू 5 केजी ले लिया, ठीक है। और कुछ दिन के बाद ए ने बी को पैसा ब्याज के साथ लौटा दिया। ब्याज के साथ लौटा दिया, 100 रुपया दिया था, उसको 105 रुपया ब्याज के साथ लौटा दिया। जब बी गया मार्केट, जब वो आलू खरीद रहा है, उस समय आलू 25 रुपया था। कि आलू क्यों बढ़ा? कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन में हमेशा दाम बढ़ता रहता है। तो आलू 25 रुपये थे, तो ये 5 की जो आलू जब खरीद रहा है तो इसको 125 रुपया देना पड़ रहा है, और इसके पास 105 रुपया है, यानी 20 रुपया की हानि हो रही है। इसलिए ऋणदाता को, ऋण देने वाला को हमेशा इन्फ्लेशन में घाटा होता है और ऋणी को हमेशा लाभ होता है। तो क्वेश्चन में होगा कि इन्फ्लेशन की स्थिति में किसको फायदा होगा? तो इसमें ऋणी को फायदा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है दुर्लभ मुद्रा, माने हार्ड करेंसी क्या है, यानी हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? एक में है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, यानी उसका मांग है आपका 100 रुपया मांग है, डिमांड कम है और सप्लाई, और मांग 100 है और मिल रहा है आपको 1000, यानी आपका पूर्ति जो सप्लाई है वह ज़्यादा है और डिमांड है वो बहुत कम है। जहाँ डिमांड कम होगा और पूर्ति ज़्यादा हो रही है, उसको सॉफ्ट मुद्रा कहते हैं। यानी 100 रुपया की मांग है, आप 1000 रुपया मिल रहा है, वैसे मुद्रा को सॉफ्ट मुद्रा कहते हैं, वैसे मुद्रा को नरम मुद्रा कहते हैं। दूसरा नंबर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम है। अब मान लीजिए मांग है 1000 रुपया का मांग है और उसको मिल रहा है 100 रुपया, यानी मांग है 1 लाख का और मिल रहा है आपको 1000, और 1 लाख का मांग है। तो ऐसे मुद्रा को, जिसकी मांग मार्केट में अधिक हो और उसकी डिमांड बहुत अधिक हो लेकिन सप्लाई बहुत कम हो, वैसे मुद्रा को हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, वैसे मुद्रा को हम हार्ड करेंसी कहते हैं। तीसरा नंबर है ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, उसके हॉट मुद्रा कहते हैं, गर्म मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा तत्काल फायदा के लिए लगाया जाता है। ऐसी मुद्रा शेयर बाजार में लगाया जाता है। विदेशियों को द्वारा शेयर बाजार में लगाए जाने वाली मुद्रा को हम हॉट मुद्रा कहते हैं। अब कठोर मुद्रा की ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो हार्ड करेंसी होती है वो विकसित देशों में मिलती है, जैसे अमेरिका का डॉलर है वो हार्ड करेंसी है, ब्रिटेन का पाउंड है वो हार्ड करेंसी है, जापान का येन है, यूरोप का यूरो है। ये सब हार्ड करेंसी होती है। ये सब करेंसी विकसित देशों में मिलती है। इस करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में
बहुत कम मात्रा में होता है, इसका डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई बहुत कम होगा। इसका डिमांड मार्केट में लाखों के लाख होता है, लेकिन इसका सप्लाई बहुत कम होता है, हज़ारों में होता है। इसमें इसी करेंसी से आपको कहीं व्यापार करना होगा। अगर ब्राज़ील से या इंडिया बांग्लादेश से, अगर बांग्लादेश से मान लीजिए व्यापार करना चाहता है, तो ये रुपया में नहीं होगा, ये टाका में नहीं होगा, ये व्यापार होगा डॉलर में होगा, पाउंड में होगा, येन में होगा, यूरो में होगा। दूसरी बात, फॉरेन रिजर्व है, वह अभी भारत का फॉरेन रिजर्व 630 बिलियन है। फॉरेन रिजर्व को आपको इसी कठोर मुद्रा में ही रखा जाता है। आप फॉरेन रिजर्व को डॉलर में रख सकते हैं, पाउंड में रख सकते हैं, येन में रख सकते हैं, यूरो में रख सकते हैं। तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम से 200 बिलियन डॉलर में है, 200 बिलियन पाउंड में है, 200 बिलियन आपका येन में है, अब बाकी जो है यूरो में है। सॉफ्ट मुद्रा, नरम मुद्रा विकासशील देशों की मुद्रा है, एक कमजोर देशों की मुद्रा है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत व्यापक मात्रा में पाया जाता है, जैसे नेपाल का रुपीज हुआ, जिम्बाब्वे का डॉलर हुआ, बांग्लादेश का आपका टाका हुआ, ईरान का रियाल हुआ, पाकिस्तान का रुपया हुआ। एक करेंसी डिमांड मार्केट में डिमांड बहुत कम होता है, लेकिन सप्लाई इसका बहुत ज़्यादा है। मांगेंगे 10 मिलेगा 1000, ऐसे मुद्रा को सॉफ्ट मुद्रा कहते हैं। और इस मुद्रा में व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगर नेपाल भारत से व्यापार करना चाहता है तो वह रुपीज में नहीं कर सकता है, उसको तो करना होगा डॉलर में। इसलिए नरम सॉफ्ट मुद्रा है, वो इंटरनेशनल मार्केट में इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता रहता है। इसलिए इस मुद्रा का फॉरेन रिजर्व नहीं रखा जा सकता है और इस मुद्रा का में व्यापार नहीं किया जाता है। हॉट मुद्रा होता है, वहीं जो बताए हैं कि शेयर बाजार में उसको उपयोग किया जाता है। शेयर बाजार में जो लगी मुद्राएं होती है वो हॉट मुद्रा होता है। जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है वहीं पे ही मुद्रा पाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है? भारतीय अर्थव्यवस्था है जब प्राथमिक सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक सेक्टर का अभी 20% योगदान है और द्वितीय क्षेत्र में 26% योगदान है और तृतीय क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है उसमें 54% योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र में होता है जो सभी प्राकृतिक संसाधन से उपलब्ध है, जो भी प्राकृतिक संसाधन से उपलब्ध वस्तुएं हैं, संसाधन है, वो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। द्वितीय सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आइटम आता है और तृतीय सेक्टर में जितना भी सर्विस है, सर्विस जो है या जितने एम्प्लॉई हैं या जो भी सेवा क्षेत्र है, शिक्षा है, बैंक है, ये आते हैं तृतीय क्षेत्र में। चलिए हम इसको थोड़ा जानते हैं। यानी इसका सभी आंसर हो, 10 का सभी आंसर होगा। प्राइमरी सेक्टर आपको बताया है, प्राइमरी सेक्टर में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। आपके एग्जाम पूछता है प्राइमरी सेक्टर इसमें से कौन है, सेकेंडरी सेक्टर इसमें कौन है और सर्विस सेक्टर इसमें कौन है। तब प्राइमरी सेक्टर में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जैसे कृषि हुआ, खनन हुआ, वन हुआ, पशुपालन हुआ, मछली पालन हुआ। मान लीजिए कृषि है, अब कृषि से आपने क्या किया कि कृषि लिया और कपास का, कृषि कपास है, कपास को आपने मैन्युफैक्चरिंग किया और कपास से आपने कपड़ा बनाया। जो कपड़ा बना, एक कपड़ा आपका क्या कहलाएगा, उत्पादन हुआ, एक कहलाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। आप कृषि है, गन्ना है, उससे चीनी बनाया, चीनी का मैन्युफैक्चरिंग किया, चीनी क्या है, चीनी का उत्पादन हो, वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। आपने खनन से लोहा निकाला और लोहा से आपने लोहा निकाला और लोहा से आपने कार बनाया, ट्रक बनाया, रेल बनाया। ये जो बना रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर हुआ। वन है, वन से आपने पेड़ निकाला, पेड़ से आपने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर कौन है, वन है, प्राथमिक फर्नीचर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। उसी तरह एक कपड़ा है, एक कपड़ा जो कृषि है, कृषि जो कपास है, कपास से आपने कपड़ा बनाया, ये सेकेंडरी सेक्टर में। एक इस कपड़ा का जो व्यापार करेगा, जो कपड़ा का व्यापार करेगा
तो व्यापार कर रहा है, कपड़ा का उत्पादन नहीं कर रहा है। उत्पादन करेगा वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। जो कपड़ा का से ओनली फॉर व्यापार करेगा वो आता है सर्विस सेक्टर में। वो व्यापार कर रहा है, किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहा है। और जो आपका कपड़ा है, मान लीजिए कलकत्ता में कपड़ा बन रहा है, पटना में लाना है, तो यहाँ कलकत्ता से पटना लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जो इसमें वो आएगा सर्विस सेक्टर में। जो इसमें ट्रक लग रहा है, जो इसमें ट्रेन का खर्चा लग रहा है, जो इसमें व्यक्ति काम कर रहा है, जितने लोग कमा रहे हैं, ये सारे सर्विस सेक्टर में गिने जाएंगे। ये कपड़ा जो बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं वो आएंगे सर्विस सेक्टर में। ये चीनी का जो उत्पादन हुआ है, जो वो इसमें जितने एम्प्लाई होंगे ये आएंगे सर्विस सेक्टर में। ये लोहा है, खनन है, प्राथमिक सेक्टर है। लोहा से हम कार बनाए, ट्रेन बनाए, ट्रक बनाए, ये सब आएंगे आपको सेकेंडरी सेक्टर में। इसमें जितने एम्प्लाई होंगे वो आएंगे आपका सर्विस सेक्टर में। तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जो जितना मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी भी चीज़ का, वो आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर में। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका वन है, पशुपालन है, मछली पालन है, ये सब प्राकृतिक संसाधन से। और जब प्राकृतिक संसाधन को मशीन लगाकर हम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। जैसे मान लीजिए कि कृषि, आटा है, अब गेहूं है, गेहूं को मैन्युफैक्चरिंग करके हमने ब्रेड बना दिया, तो ब्रेड जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ब्रेड बना दिया, ये ब्रेड सेकेंडरी सेक्टर में। अब ब्रेड का जो बिजनेस करेगा वो आएगा, व्यापार करेगा, वो सर्विस सेक्टर में। और ब्रेड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो खर्चा लगेगा, जो इसमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो व्यक्ति एम्प्लाई हो, वो आएगा सर्विस सेक्टर में। तब प्राथमिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर और प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में वो प्राथमिक जो आएगा, जो प्राकृतिक से जितने प्राकृतिक संसाधन है वो सभी आएंगे प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग होगा सेकेंडरी होगा। और जो एम्प्लाई होगा, जिसमें पैसा जो कमाएगा, सेकेंडरी में होता है पैसा कमाएगा लेकिन उसमें कोई उत्पादन नहीं हुआ। जैसे आपका बैंक हुआ, बैंक क्या है, इसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा लेकिन पैसा कमाया जा रहा है, इसलिए ये आएगा सर्विस सेक्टर में। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये पशुपालन है, कृषि है, मछली पालन है, खनन है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कपड़ा का उत्पादन या लोहा का उत्पादन या किसी चीज़ का उत्पादन हो, या इस्पात का उत्पादन या निर्माण कर रहे हैं किसी चीज़ का, ट्रक या बस किसी का निर्माण कर रहे हैं, वो आएगा द्वितीय क्षेत्र में। यातायात है, अगर यहाँ से दिल्ली से कलकत्ता लेके कोई सामान जा रहा है, उसमें जो खर्चा हो रहा है वो यातायात में लगेगा, वो आएगा सर्विस में, सर्विस सेक्टर में। शिक्षा भी है, व्यापार भी है, बैंक भी, ये आएगा सर्विस सेक्टर में। तो इसका आंसर ये होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। मान लीजिए महंगाई है, तो महंगाई को कैसे मापेंगे? थोक मूल्य सूचकांक से, होलसेल प्राइस इंडेक्स से, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, उत्पादन में गिरावट से, सभी से। इसको विस्तृत उसे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मान लीजिए फैन है, इसका उत्पादन हुआ, इसने क्या किया, होलसेलर को दे दिया 100 रुपये में। होलसेलर ने क्या किया, 120 रुपये में रिटेलर को दे दिया। रिटेलर को दिया थोक भाव में, होलसेलर ने दिया, इसीलिए इसको कहेंगे होलसेलर दिया है तो इसको होलसेल प्राइस कहेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्योंकि होलसेलर ने दिया 120 रुपये में, इसको होलसेल प्राइस कहेंगे। यानी थोक भाव में दिया इसलिए थोक मूल्य सूचकांक कहेंगे। उसके रिटेलर ने दे दिया कंज्यूमर को, इसने दिया 150 रुपये में, इसको दे दिया। अब कंज्यूमर क्या करे, अपने घर में पंखा लगा के चलाएगा, फैन अपने घर में लगाएगा, ये तो बेचेगा नहीं, तो लास्ट पंखा आपका फैन बिका, कंज्यूमर खरीदा 150 रुपये में, तो यही आपका महंगाई हुआ लास्ट। यही से हम काउंट करेंगे, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यानी लास्ट प्राइस कहाँ तक आया, कौन खरीदा, तो उपभोग करने वाला व्यक्ति, तो इसीलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका हम कहेंगे
कि जो महंगाई होता है, इन्फ्लेशन उसका है, उसका माप लास्ट में कहाँ तक गया है, 150 गया है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से हम मुद्रास्फीति को मापते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? समाज देखिए, इसमें कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिस पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होता है जिससे प्राइवेट सेक्टर पर कंट्रोल होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है जिसके प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल होता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी होता है जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट न के बराबर हो, वहां उसको हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। थोड़ा इसके भी जान लेते हैं। कैपिटलिज्म इकोनॉमी में होता है कि इस इकोनॉमी में, इस अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, सारे साधन पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। जैसे रोड बनाना, ट्रांसपोर्ट हुआ, हॉस्पिटल हुआ, कॉलेज हुआ, कोई भी कंपनी हुआ, न्यूज चैनल हुआ, टोटल बिजनेस पर, इन सभी पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। जहां जिस अर्थव्यवस्था में टोटल का टोटल सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में हो, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल में हो, उसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, जापान में है, जर्मनी में है, इटली में है, ऑस्ट्रेलिया में है और यूरोपीय कंट्री में है। सोशलिज्म, अब सोशलिज्म है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उत्पादन के जितने साधन हैं, उस सारे साधन पर सरकार का कंट्रोल होता है। सरकार का कंट्रोल होता है। सरकार कंट्रोल, रोड सरकार बनाएगी, ट्रांसपोर्ट सरकार चलवाएगी, बस ट्रक रेल सरकार चलाएगी, हॉस्पिटल सरकार का रहेगा, कॉलेज सरकार का रहेगा, सारे कंपनी सरकारी रहेंगे, न्यूज चैनल भी सरकारी रहेंगे, स्कूल रहेंगे, टोटल बिजनेस सरकार का होगा। सरकार का पूरा इस पर कंट्रोल होता है। इस व्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता है। जैसे चीन यह अर्थव्यवस्था चीन में है, सोशलिस्ट इकोनॉमी चीन में है, वियतनाम में है, क्यूबा में है और उत्तर कोरिया में है। यहाँ पे किसी भी प्राइवेट कंपनी का रोल नहीं होता है। जहाँ ऑल इन ऑल सरकार होती है, उस इकोनॉमी को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कंपनी है, कोई कंपनी है तो रिलायंस का प्राइवेट कंपनी है, विप्रो है, टाटा है, अडानी ग्रुप ये प्राइवेट है। और एनटीपीसी भी ये है कंपनी है, तो ये गवर्नमेंट की है। सेल है, गेल है, ओएनजीसी है, एचपीसीएल है, ये सब गवर्नमेंट का भी है। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता ही है कि यहाँ कंपनी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों रहता है। जैसे हॉस्पिटल मेदांता है, अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल है, ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल है। एम्स हुआ सरकारी है, पीएमसीएच हुआ गवर्नमेंट का है, एनएमसीएच हुआ, पीजीआई लखनऊ ये गवर्नमेंट का भी है। यानी दोनों करेगा काम। न्यूज चैनल है, जैसे एबीपी न्यूज हुआ, आज तक हुआ, जी न्यूज हुआ, ये सब गवर्नमेंट, ये प्राइवेट है। और दूरदर्शन है, जो दूरदर्शन न्यूज है वो सरकार की है। तो मिक्स इकोनॉमी आप जाने कि इसमें मिक्स इकोनॉमी होता है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का दोनों का इसमें सहयोग होता है, उसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स इकोनॉमी कहाँ पे? इंडिया में है, फ्रांस में है और कनाडा में है। अब 14 नंबर है क्वेश्चन, उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व किसका होता है? अब निजी स्वामित्व किस पर होता है? अब सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, यहाँ पे तो कंट्रोल सरकार गवर्नमेंट का होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे निजी प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल होता है। यही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और नियंत्रण होता है? सरकार का होता है, पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट है, यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। मिश्रित है,
यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल होता है। और समाजवादी व्यवस्था है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे सरकार का सिर्फ कंट्रोल होता है। 1 अप्रैल 1935 को किस वित्तीय संस्थान की स्थापना हुआ था? एक में है भारतीय आयात निर्यात बैंक, इसकी स्थापना 1982 को हुई थी। 1982 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण में 1975 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में हुआ था। आरबीआई का स्थापना उस दिन हुआ था, ये सही होगा, 1935 में हुआ था। और एलआईसी का स्थापना 1956 में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? महिला बैंक की स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी का जन्म दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और महिला बैंक 19 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना हुआ था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई। मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को इसका शुरुआत होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सहयोग से भारत में कौन सा इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ? राउरकेला, ये उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर आंसर होगा, पश्चिम बंगाल में, ये ब्रिटेन के सहयोग से शुरू हुआ था। और भिलाई, ये उड़ीसा, ये भिलाई है, वो छत्तीसगढ़ में, ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। बोकारो झारखंड में है, ये भी रूस के सहयोग से स्थापना हुआ था। बोकारो है वो प्रथम, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुआ था बोकारो का। और राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, ये तीनों स्थापना हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, यानी बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी और राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन, ठीक है। बी में है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था, ठीक है। सी में है, सर्वप्रथम हरित क्रांति किसने शुरू किया था? नॉर्मन बोरलॉन्ग ने शुरू किया था, 1960 में शुरू किया था। इंडिया में हुआ था हरित क्रांति 1966 से 67 के बीच हुआ था इंडिया में हरित क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, सभी सुमेलित है इसमें। 20 नंबर है, 1991 में आर्थिक सुधार के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी रहे हैं, पीएम भी रहे हैं और गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई का। गवर्नर हुआ 1982 में, गवर्नर आरबीआई के थे। पी.वी. नरसिंहा राव 1991 में ये देश के प्रधानमंत्री थे। आर.के. शंमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। सी.डी. देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, अवमूल्यन क्या है? डिवैल्यूएशन क्या है? अवमूल्यन, देखिए, अन्य मुद्राओं की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को बढ़ाना, गलत है। बी में है, अन्य मुद्राओं की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ये सही है। माने अन्य मुद्राओं की तुलना में स्वदेशी
अपना मुद्रा का, जैसे मान लीजिए $1 बराबर ₹1 था, तो अब हुआ कि नहीं $1 बराबर ₹5 होगा, यानी $1 के बराबर ₹5 नहीं, आपका ₹5 का वैल्यू गिरा, नहीं स्वदेशी मुद्रा का दाम गिर गया। यानी अवमूलन का अर्थ होता है कि अपने मुद्रा दूसरे मुद्रा के तुलना में अपने मुद्रा का वैल्यू गिरा देना अवमूलन कहलाता है। जैसे समझ देखिए, विस्तृत रूप से बताते हैं। अवमूलन तीन बार हुआ अपने देश में, अवमूलन अपने देश में 3 बार हुआ है। 1949 में हुआ है, 1966 में हुआ है, 1991 में हुआ। 1947 में $1 की कीमत ₹1 के बराबर था। तो प्रथम बार 1949 में पैसा का, इंडियन पैसा का डिवैल्यूएशन किया गया, मान अवमूलन किया गया। क्या किया गया, $1 ₹1 के बराबर था, तो क्या किया गया कि $1 का दाम ₹4.75 कर दिया, लगभग ₹5 कर दिया गया। यानी डॉलर के सामने पैसा का वैल्यू को कम करना, गिरा देना ही वो अवमूलन कहलाता है। अब इससे हुआ क्या, मान लीजिए कि इंडिया का 5,000 का मोबाइल था, अवमूलन नहीं हुआ, डिवैल्यूएशन नहीं रहता, तो ये 5,000 का मोबाइल को खरीदने के लिए अमेरिका को ₹5,000 देना पड़ता। लेकिन अब अमेरिका 5,000 का मोबाइल है, उसको $1,000 देगा, इसको ले लेगा। यानी हमसे वो मोबाइल ले रहा है 5,000 का, दे रहा है $1,000, यानी हम निर्यात कर रहे हैं इसको, यानी हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ये सस्ता हो रहा है, हमसे सामान सस्ता किन रहा है वो। लेकिन उसका 5,000 का अगर मोबाइल है तो हम उसको ₹25,000 दे रहे हैं, यानी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा इंपोर्ट महंगा हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अवमूलन डिवैल्यूएशन से निर्यात सस्ता हो जाता है, माने कोई सामान हम देंगे वो सस्ता होबे करेगा क्योंकि पैसा का दाम गिर चुका है। अवमूलन डिवैल्यूएशन से आयात महंगा हो जाए, कोई सामान हम मंगाएंगे तो महंगा होगा, ये भी सही है। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति सुधारने में अवमूलन सहायक होता है। जैसे भुगतान संतुलन की स्थिति सुधारने में अवमूलन सहायक होता है, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन ये सभी सही है, सभी सही है। सस्ता होगा, महंगा होगा, अब भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति सुधारने में अवमूलन सहायक होता है, ये भी सही है। कैसे? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि एक साल में कितना इंपोर्ट किए, एक साल में कितना एक्सपोर्ट किए, दोनों का हिसाब ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट समझिए क्या होता है। जैसे जापान है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, इससे हमने क्या किया कि इंपोर्ट किया, माने किसी से 500 का किया, किसी से 1,000 का किया, ऐसे किसी से नेपाल से 50 का किया, कनाडा से 100 का किया, फ्रांस का 500 से किया, ऐसे अर्जेंटीना से मान लीजिए कि आपका 1,000 का किया। यही सबसे मैंने किया, टोटल इंपोर्ट मैंने किया 20,000 का। 20,000 का सामान हमने मंगाया एक साल के अंदर। 2021 से 20 के अंदर में, 2021 से 22 के अंदर में हमने 20,000 का सामान इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट किए 12,000 का। ये सब सामान हम इनसे किने 20,000 का, बेचे हम 12,000 का सबसे। तो हुआ क्या, तो इंडिया का 2021 से 2022 का बैलेंस ऑफ पेमेंट बनेगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ₹8,000 घाटा हुआ, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस में गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए जब 20,000 है तो कम से कम हमको 20,000 होना चाहिए, नहीं तो हमारा ₹22,000 होना चाहिए, तो अब जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा प्लस में जाएगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए होता कि ज़्यादा आप खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं, तो आपका घर का स्थिति ठीक नहीं रहेगा, ज़्यादा खर्चा होगा और कमाई कम होगा। खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम होगा, तो आपका देश की स्थिति खराब हो जाएगी। यानी आप खरीद रहे हैं 20,000 का और बेच रहे हैं आप 12,000 का, तो इसमें इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है कि माइनस में गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए आप इधर देखे हैं कि अवमूलन जरूरी है। अवमूलन डिवैल्यूएशन, मान लीजिए कि अब जापान है, 30 रुपये केजी आप चावल बेच रहे थे, ठीक है, 30 रुपये केजी चावल बेच रहे थे, तो आपने 10 केजी चावल बेचा, आपको क्या हुआ, 300 रुपये का चावल बेचते थे, और देश से लो चावल खरीद ले रहा था। आपने क्या किया कि अपने
पैसा का वैल्यू 10 रुपया घटा दिया, डिवैल्यूएट कर दिया, तो आपका कितना हुआ, 200 रुपये हो गया। 10 रुपया आपने घटा दिया, 200 रुपये डिवैल्यूएट किया, अपना पैसा का वैल्यू गिरा, अब आपका 20 रुपये के जी हुआ। अगर 20 रुपये के जी हो रहा है तो आपसे अगर 20 लोग खरीद रहा है तो आपका 400 रुपया हुआ। तो डिवैल्यूएशन करने से आपका 400, ऐसे सभी वस्तुओं पे करेंगे तो ये 12,000 का जगह ये 22,000 हो जाएगा और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधर जाएगा। तो यहाँ पे था अवमूलन से, अपने पैसा का डिवैल्यूएशन करने से बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधर जाती है। 23 नंबर है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। जैसे इन्फ्लेशन क्यों हो जाता, महंगाई क्यों हो जाता है। मान लीजिए कि 100 केजी चावल हो, चीनी हो, या जो भी चीज़ हो, 100 केजी की आवश्यकता आपका देश में था, यहाँ 100 केजी की आवश्यकता था। अब यहाँ बारिश, मौसम खराब हुआ, बरसात नहीं हुआ टाइम से, सुखाड़ पड़ गया। अब 100 केजी के जगह आपका 60 केजी हुआ। अब 60 केजी हुआ तो यहाँ तक के लिए तो ठीक है, 60 केजी हो गया, यहाँ तक डिमांड बढ़ रहा है। तो जो 100 केजी की आवश्यकता है, वहाँ 60 केजी आपका चावल हुआ, गेहूं हुआ, टमाटर हुआ, आलू हुआ, कुछ भी ले लीजिए, अगर वो 60 केजी हो रहा है तो 40 केजी का डिमांड बढ़ेगा। या डिमांड जब उत्पादन कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगा तो जो चावल आपका 40 रुपये बिक रहा था वो चावल आपका 80 रुपये बिकने लगेगा। तो इसका मतलब है उत्पादन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। ये भी तो कुछ ये सही है, मैंने उत्पादन का कम होना ठीक है। अब आपूर्ति का कम होने, सप्लाई का कम होना। अब सप्लाई का कम होने से क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए कि आप सप्लाई कर रहे हैं और मान लीजिए हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश है, वहां से आप सेव मंगा रहे हैं। अब सेव आया, यहाँ बर्फबारी हुआ और रोड जाम हो गया, यहाँ से ट्रक आपका आ नहीं रहा है, यहाँ पे सेव आ नहीं रही है। अब यहाँ पे जो सेव 50 रुपये केजी था, सप्लाई न कम होने के कारण, सप्लाई बंद होने के कारण अब ये 50 रुपये सेव जो था वो 200 रुपये सेव के बिकना शुरू हो जाएगा। तो उत्पादन कम होगा फिर भी महंगा होगा, आपूर्ति भी कम होगी, सप्लाई भी कम होगा तो अभी डिमांड ज़्यादा, तो अभी भी आपका महंगाई बढ़ेगा। तो महंगाई का सबसे बड़ा कारण उत्पादन का कम होना, आपूर्ति का कम होना, और डिमांड तो ऑलरेडी बढ़ेगा, दोनों कम होगा। इनमें से सभी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कृष्ण क्रांति से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन कृष्ण क्रांति से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन ग्रे क्रांति से संबंधित है। मसाला, ये है बादामी क्रांति। अंडा, रजत क्रांति। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। कार्ल मार्क्स को कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के पिता हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के पिता हैं। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था कि जनसंख्या 1 है तो सिद्धांत 2 होगा, 2 से इन्होंने सिद्धांत दिया, जनसंख्या सिद्धांत 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 6 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 64 हो गया। स्क्वायर के रूट, स्क्वायर में बढ़ेगी जनसंख्या। और संसाधन जितना है, उपभोग की वस्तुएं जितना है, जितने भी संसाधन उपभोग की वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 के दर से बढ़ेगी। इन्होंने माल्थस ने सिद्धांत दिया था। मेनार्ड कीन्स जो हैं वो मिक्स इकोनॉमी
मिक्स्ड इकोनॉमी का पिता हैं, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का इनको फादर कहा जाता है। हमने कोशिश किया आपको इकोनॉमिक्स को आसान भाषा में अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आपको नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।